एक 100 रुपए महीना कमाने वाले लड़के ने कैसे एक मारुति ओमनी से शुरू कर आज 400 से भी ज्यादा गाड़ियों का एम्पायर खड़ा कर दिया। इस व्यक्ति को अपने बिजनेस पे इतना भरोसा था कि इन्होंने एक बार अपने बिजनेस के लिए अपने घर से लेकर अपनी वाइफ की ज्वेलरी सब कुछ रिस्क पर लगा दिया था, जिसके बाद फिर ये वो पहले इंसान बने इंडिया में जिन्होंने लग्जरी कार्स को रेंट करना शुरू किया। आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, ऋतिक रोशन और सचिन तेंदुलकर, ये लोग तो इनके क्लाइंट्स हैं। आज ये इतने बड़े बन चुके हैं कि इनके पास अंबानी और अडानी से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की तो लाइनें लगी पड़ी है, और उसके अलावा ऑडी, जैगुआर, रोल्स रॉयस जैसी कई सारी गाड़ियां ये आज ओन करते हैं। आपने लोगों को लोन ना भर पाने की वजह से गरीब होते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये आदमी तो लोन ना भरकर ही अमीर हुआ है। आज की एक स्टोरी रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स के फाउंडर रमेश बाबू की है। तो इसके स्टडी को मैंने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि इसमें आपको दो मेजर बातें सीखने मिलेगी। सबसे पहला कि बिजनेस को खड़ा कैसे करते हैं, और एक बार बिजनेस खड़ा हो गया उसके बाद उसको बड़ा कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसी के साथ साथ मैंने आप में से कई सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स कि बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे खड़ा करते हैं, उसके लिए पैसा कहां से लाते हैं, आइडिया कैसे सोचे, और बहुत सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो रमेश बाबू की स्टोरी शुरू होती है बैंगलोर से, जहां पर इनके फादर एक बार्बर थे और उनका एक छोटा सा सैलून था। लाइफ ठीक ठाक चली रही थी कि एक दिन रमेश बाबू जब अपने स्कूल से आ रहे थे तो रास्ते में उनको किसी ने बताया कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है और उनको जल्दी से घर जाना चाहिए। वो भागते भागते अपने घर गए और देखा कि उनके फादर चल बसे। उनके साथ उनके भाई और एक बहन थी, जिनकी पूरी जिम्मेदारी अब उनकी मदर पे आ चुकी थी। उस टाइम पे रमेश बाबू सिर्फ 7 साल के थे और 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। उनके फादर उनकी फैमिली के लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ के गए थे जिससे कि वो खर्चा निकाल सकें, सिवाय एक सैलून के, जिसको चलाना उनकी फैमिली में किसी को नहीं आता था। अब उन तीनों की जिम्मेदारी उनकी मदर पे आ गई थी और खर्चा निकालने के लिए उनकी मदर को दूसरों के घरों में खाना बनाना पड़ा था, जिससे महीने का वो सिर्फ 40 से 50 रुपए कमाया करती थी, और उसमें उनको घर का खर्चा सारा, जिसमें उनकी बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ निकालना पड़ता था बेंगलुरु जैसी महंगी सिटी में। अब जो सैलून उनके पास था वो पड़ा पड़ा क्या करता, ये ऐसा सोच के उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया, जिसका 5 रुपए उनको दिन का रेंट भी मिल जाया करता था। रमेश बाबू बहुत छोटे थे तब से उन्होंने इतनी मुश्किलें देखी कि वो बहुत जल्दी ये चीज रियलाइज कर चुके थे कि उनकी सिर्फ मदर के काम करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा और उनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि वो उस टाइम पे इतने छोटे थे तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको कहीं से भी कुछ भी कोई जॉब ही नहीं देता। तो कैसे तैसे उन लोगों ने दिन में एक बार का खाना खाकर और कई सारी मुश्किलें झेलकर अपनी लाइफ को जिया। और रमेश बाबू ने फाइनली जब वो 13 साल के हुए तो वो पहली बार अपने घर से बाहर निकले, अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया और उन्होंने काम करने का डिसीजन लिया। रमेश बाबू की एज को देखकर कोई भी उनको जॉब नहीं दे रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बाद उनको अपनी पहली जॉब मिली, जहां पर उनको न्यूज़पेपर और दूध लोगों के घर में डिलीवर करना था। ऐसा कर कर उनको महीने का 100 रुपए मिल रहा था, जिससे उनके परिवार को थोड़ी सी राहत मिली। ये उन्होंने कुछ सालों तक किया, जिसके बाद उनको काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिला। साथ ही साथ जब वो 10th स्टैंडर्ड में आए तब तक वो ये काम को कर रहे थे, और फिर उन्होंने सोचा कि उनको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपने फादर के बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। 100 रुपए महीना उनके घर में कुछ ज्यादा खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो अपने फादर के सैलून में दिन रात मेहनत करें तो वहां से वो जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती है। उनको सैलून चलाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो इतने सालों तक न्यूज़पेपर और ये दूध डिलीवर करके थोड़ा बहुत चीजों के बारे में समझने लग गए थे। उन्होंने कस्टमर्स की बेसिक प्रॉब्लम्स को समझा, जो कि उनके कॉम्पिटिटर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि कई सारे और भी सैलून्स होने के बाद अभी भी कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा और अपने बिजनेस को रीब्रांड किया और उसका नाम इनर स्पेस रखा। छोटी मोटी और चीजों को इम्प्रूव करने के बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगा। अब इस टाइम पे वो महीने का 10-20 हजार कमा लिया करते थे, जिससे कि उनका घर थोड़ा अच्छा चलने लग गया। रमेश बाबू ने बिजनेस करना बस शुरू ही किया था कि उनकी मदर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उनको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, और रमेश बाबू ने इस बात को मान लिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, जहां पर वो रोज सुबह जल्दी उठकर 6 बजे अपने सैलून को खोल लिया करते थे और 6 बजे से 10 बजे तक सैलून चलाया करते थे, और उसके बाद अपने कॉलेज जाकर शाम को वापस आया करते थे। कॉलेज से आने के बाद ही वो फिर से अपने सैलून पे चले जाया करते थे और रात को 12 से 1 बजे तक काम किया करते थे।
जब वो इतनी मेहनत करने लगे तो धीरे धीरे क्लाइंट्स उनके साथ जुड़ने लगे, क्योंकि वो अपने बिजनेस में एनालिसिस भी करते रहते थे बीच बीच में कि क्या कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है और क्या नया करना चाहिए और क्या कस्टमर को अच्छी सर्विस दी जा सकती है। अब होता है ना कि एक मिडिल क्लास आदमी जब पैसा कमाने लग जाए तो मन में थोड़ा खर्चने का मन आता है। हर किसी का सपना होता है कि कुछ फर्स्ट सैलरी से कुछ खरीदना होता है। और जब रमेश बाबू का बिजनेस ठीक ठाक चल ही रहा था तो उनका भी मन किया कि उनको गाड़ी खरीदनी चाहिए। उनको गाड़ियों का बहुत शौक था और वहीं से उन्होंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी, मारुति ओमनी, और वहां से उनका सफर शुरू हुआ कार रेंटल बिजनेस में। रमेश बाबू ने मारुति ओमनी लेने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और साथ ही साथ उनको अपने घर को गिरवी तक रखना पड़ गया था। अब ये सब तो चल ही रहा था और उनका बिजनेस 10-20 हजार रुपए महीने का जनरेट भी कर रहा था, लेकिन वहां पर उनके साथ हो ये रहा था कि वो पूरे दिन बिजी रहते थे और उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी। सिर्फ उनका ईएमआई महीने का 7,000 आ रहा था। अब आप ही सोचिए, महीने का 10-20 हजार रुपए कमाने वाला आदमी जिसको अपने बिजनेस का एक्सपेंस भी निकालना था, अपने घर का खर्चा भी निकालना था, और उतने से पैसों में 7,000 रुपए अगर ईएमआई आ जाए तो उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगी, वो चीज उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने लगी, जिसके बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने का सोचा। उसी टाइम पे उनको किसी ने बताया कि उनको उस कार को रेंट देना चाहिए, और वो कोई नहीं था, जहां पर उनकी मदर काम करती थी। उस घर की ओनर ने ही उनको ये चीज रिकमेंड की और उस घर की ओनर ने ही उनको उनका पहला क्लाइंट भी दिलाया, जो था इंटेल कंपनी। उन्होंने अपनी मारुति ओमनी को रेंट देने का डिसीजन लिया और जहां से जब उनको इनकम आने लगी तब उनको ये चीज बिलीव नहीं हुई कि उनके बिना काम किए भी उनको ऐसे कार से पैसा मिल सकता है। उनके पास इस बिजनेस का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लेकिन उन लेडी ने उनको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से सब कुछ समझाया, जिसके बाद जब रमेश बाबू को इस बिजनेस का नॉलेज हो गया तब उन्होंने धीरे धीरे और इस काम को अच्छे से करना शुरू किया। और जब उनको इसमें थोड़ा पोटेंशियल दिखने लगा तो उन्होंने 2004 तक 7 गाड़ियों का फ्लीट खड़ा कर लिया था। इस टाइम तक उनके ऊपर काफी लोन भी हो चुका था, लेकिन वो उस ईएमआई को मैनेज कर पा रहे थे क्योंकि उससे इनकम भी आ रहा था। 1993 में जो पहली मारुति ओमनी उन्होंने खरीदी थी, उसके बाद जब 2004 तक उन्होंने 7 गाड़ियां खड़ी कर ली थी और वो उनका रोटेशन भी अच्छा होने लग गया था, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई। अब रमेश बाबू के पास जब 7 गाड़ियों का फ्लीट खड़ा हो गया था, उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनको कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो सिर्फ एक भीड़ में फंसे हुए थे, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे वो सेम ही चीजें ये कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके कॉम्पिटिटर्स की वजह से उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो उनके पास इतना पैसा नहीं है और उनके कॉम्पिटिटर्स के पास उनसे ज्यादा पैसा और उनसे ज्यादा गाड़ियां हैं। जब वो सोच ही रहे थे, उसी टाइम पे उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि उस टाइम पे लग्जरी कार्स को कोई भी रेंट नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट में अगर ये चीज की जाए तो एक डिमांड क्रिएट हो सकती है। वो ये सब चीजें सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे उनके पास मर्सिडीज से ये ऑफर आया कि उनको उनकी गाड़ी लेनी चाहिए और उसको रेंट पे देना चाहिए। रमेश बाबू ने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि जो चीज उनके दिल में आ रही थी वही चीज का ऑफर उनके पास आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी थी वो थी पैसा। उन्होंने अभी तक अपनी 7 गाड़ियों को रेंट पे लगा के और अपने सैलून से जितना भी पैसा कमाया था सारा लगा दिया और साथ साथ अपना घर भी गिरवी रख दिया, तब जाके उनको 40 लाख रुपए की एक मर्सिडीज ई क्लास सेडन मिली। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको सबने कहा कि ऐसा मत कर, बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है तू। बहुत लोगों ने उनको टोका कि उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई और इस चीज को कर ले जाएगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने लग्जरी कार ली, वो इंस्टेंट हिट निकली, क्योंकि एक तो उनकी स्टोरी भी पॉपुलर होने लगी, साथ साथ वो उस भीड़ से पूरी तरीके से अलग हो गए थे और बड़े बड़े लोगों ने भी, जो उनके कंपटीशन में थे, उन्होंने भी इनको ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे करके इनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स जुड़ने लगे। अब जैसे ही उन्होंने इतना कुछ कर लिया, अब वो जी जान अपना पूरा लगाने लग गए और उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके पास जितनी भी गाड़ियां थी कभी भी खाली नहीं पड़े रहे और हमेशा रेंट पे लगी रहे। वो कुछ सालों तक उन्होंने जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया, पैसा थोड़ा जोड़ा और 2011 में उनके साथ फिर एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे वो बैंकरप्ट हो गए। अभी तक सब कुछ सही चल ही रहा था कि 2011 में रमेश बाबू को अपना वो 2004 वाला मोमेंट याद आया जब उन्होंने मर्सिडीज ली थी
उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार इस सेगमेंट में एंट्री ली थी तो उनको कितना ज्यादा सपोर्ट मिला था, जिससे कि उन्होंने सोचा कि 2011 में उनको फिर से एक बार एक और नई गाड़ी लेनी चाहिए, वो भी लग्जरी। इस बार उन्होंने थोड़ा और बड़ा सोचा और ये इतना बड़ा उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने रोल्स रॉयस लेने का डिसीजन लिया। रोल्स रॉयस अगर आपको नहीं पता हो तो करोड़ों में गाड़ी आती है और उस टाइम पे इतने करोड़ों रुपए तो बहुत ही बड़ा अमाउंट हुआ करते थे। उनको क्योंकि इस बिजनेस में पोटेंशियल पता था, इसलिए उन्होंने जितना भी सेविंग्स किया था सारा फिर से लगा दिया। इस बार उन्होंने अपने घर के साथ साथ अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी गिरवी लगा दी थी और रोल्स रॉयस को ले लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास सब कुछ जा चुका था, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। उनको बहुत लोगों ने कहा कि उनको अपना बिजनेस बेच देना चाहिए, अपनी सारी गाड़ियां बेच देनी चाहिए और कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन रमेश बाबू को इस बिजनेस में पोटेंशियल पता था, इसलिए उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा और अपने आसपास वाले लोगों को समझाया कि उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और फाइनली 1.5 साल के बाद सब कुछ धीरे धीरे सही हो गया। अब जब उन्होंने रोल्स रॉयस ले ली तब उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला मार्केट से, और भी ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स अक्षय कुमार, आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी उनको रिकॉग्नाइज करने लगे और उनकी गाड़ियों को रेंट पे लेने लगे।